अब टॉपिक है सूर्यताप का। सूर्यताप इंपॉर्टेंट है। अगर पृथ्वी पे सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती तो शायद जीवन संभव नहीं होता। क्लियर है? अगर सूरज की रोशनी ज्यादा मात्रा में पहुंच जाती तो भी बेहतर नहीं था। यानी कि मरकरी और वेनस दो ग्रह हैं। मरकरी को हिंदी में क्या कहते हैं? बुध। मरकरी को बुध कहते हैं और वेनस को शुक्र कहते हैं। बुध और शुक्र ग्रह जीवन है। इनका अपना वायुमंडल ही नहीं है। मालूम है वायुमंडल क्यों नहीं है? क्योंकि इतने गर्म हो जाते हैं कि सब गैसेस निकल जाती है, तो इनका वायुमंडल ही विकसित नहीं हो पाया। मरकरी का नहीं है ना। जो सूरज के सबसे करीब कौन सा है? बुध ग्रह है। बुध, हाँ बुध का नहीं है। तो मतलब वही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका कोई वायुमंडल ही नहीं है। क्यों? इतना गर्म कर देता है सूरज कि इसका वायुमंडल ही सब एवापोरेट होकर के वायुमंडल मतलब इसके गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर चला गया। और वायुमंडल का होना जरूरी है कि नहीं? अभी हमने देखा वायुमंडल के बारे में। तो वायुमंडल एक इंपॉर्टेंट मंडल है। अगर हम सूरज के ज्यादा करीब होते और बुध ग्रह की होते तो क्या वायुमंडल होता? नहीं होता। अगर हम बहुत दूर होते, 8वें नंबर पे होते, नेपच्यून एक ग्रह है, अगर वहां होते तो अत्यंत ठंडे होते, -200-250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता। उस इतने न्यून तापमान पे पृथ्वी पे जीवन संभव नहीं हो पाता। तो इसका मतलब है कि हम एकदम शानदार दूरी पे हैं सूरज से। ऐसी दूरी पे हैं जहां पर हम ज्यादा गर्म नहीं हो पा रहे और जहां ठंडे नहीं हो पा रहे। तो हमारे और सूरज के बीच का एक शानदार दूरी है। इस दूरी को साइंस एंड टेक की क्लास में या ब्रह्मांड में गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है। कौन सा जोन कहा जाता है? गोल्डीलॉक्स जोन। तो पृथ्वी और सूरज के बीच में जो दूरी है उसको गोल्ड का लॉक कह दिया। सोने का एक सुनहरा लॉक। क्लियर है? एक ऐसा लॉक हम लोगों के पास है, यह कह सकते हैं। तो ब्रह्मांड में जितने भी साइंटिस्ट हैं वो क्या करते हैं? वो यही करते हैं कि हमारे सूरज जैसा एक सूरज खोजते हैं कि इस सूरज का साइज हमारे सूरज जैसा है, और उस सूरज से पृथ्वी के बीच की दूरी का अगर ग्रह मिल जाए उनको तो इसका मतलब है कि संभवतः वहां का भी तापमान पृथ्वी के अनुसार होगा या पृथ्वी जैसा होगा। तो अगर पृथ्वी में जीवन संभव है तो संभवतः वहां पर भी जीवन होगा। इसी गोल्डीलॉक्स जोन को दुनिया भर में या ब्रह्मांड की अलग अलग जगह पे लोकेट किया जाता है। और लोकेट करके साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर भविष्य में कभी पहुंच पाए तो इन्हीं ग्रहों पे जाकर के देखेंगे कि एलियंस निवास करते हैं या नहीं करते। तो इसको कहा गया गोल्डीलॉक्स जोन। तो क्या पृथ्वी पे जो सूर्य ताप आ रहा है वो उचित मात्रा है? पृथ्वी जीवन को संभव बनाता है। तो इंसोलेशन या सूर्य ताप पृथ्वी की तरफ आ रहा है, वो पृथ्वी जीवन का मूल स्रोत है। उसके बिना पृथ्वी जीवन संभव नहीं था। लेकिन अति ऊर्जा या अति कम ऊर्जा आता, दोनों ही स्थिति या तो हमको बुध बना देता है या तो नेपच्यून बना देता है, और दोनों ही स्थितियां पृथ्वी जीवन के लिए बेहतर नहीं थी। तो क्या सूर्यताप एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना? तो ऐसी स्थिति में पृथ्वी पे जितनी भी जैव विविधताएं देख रहे हैं वो इंसोलेशन का कारण है या सूर्यताप के कारण ही ऐसी स्थिति हो रही है। तो यहाँ पर
जो सूरज से पृथ्वी की तरफ ऊर्जा आ रही है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? क्या ये बेसिक बात है? हर किताब में लिखा हुआ है, इसमें ज्यादा चर्चा करने की जरूरत है? तो सूर्य ताप को प्रभावित करने में बस शब्दावली देख लेते हैं। अपसौर और उपसौर, मतलब क्या पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है, हम घूम रहे हैं, और अगर हम घूम रहे हैं तो क्या हमारी सूरज से हमेशा सदैव समान दूरी होती है? तो अगर दूरी ज्यादा होगी सूरज और पृथ्वी के बीच में तो ऊर्जा की मात्रा कम रिसीव ऊर्जा की मात्रा कम रिसीव होगी, और जब हम सूरज के करीब होंगे ऊर्जा ज्यादा होगी। इसी को हमने क्या शब्द दे दिया? उपसौर और अपसौर। उपसौर पर प्राप्त होने वाला वार्षिक सूर्यताप अपसौर की तुलना में थोड़ा अधिक होता है। तो उपसौर में हम पास में होंगे कि दूर में होंगे? और अपसौर में दूर में। तो साल में एक बार ऐसी स्थिति होगी जब हम पास में होंगे, जब दूर में। तो सूर्यताप को प्रभावित करने में वाले कारक में क्या सूर्य और पृथ्वी के बीच की एक दूरी होगी? तो मैक्सिमम सबसे दूर कब होते हैं? 151 मिलियन किलोमीटर। क्लियर है? सबसे पास कब होते हैं? 147 मिलियन किलोमीटर। क्लियर है? तो इसका मतलब है कि सबसे पास और सबसे दूर के बीच में 4 मिलियन किलोमीटर का दूरी है, और 4 मिलियन का मतलब कितना होता है? 40 लाख। तो साल में एक बार ऐसी स्थिति होती है जब हम सूर्य के सबसे करीब होते हैं, और एक बार ऐसी स्थिति होती है जब हम सूर्य के सबसे दूर होते हैं। जब पास होंगे तो सूर्य की रोशनी को 40 लाख किलोमीटर कम ट्रेवल करना पड़ेगा, और जब दूर होंगे तो सूर्य की रोशनी को 40 लाख किलोमीटर अतिरिक्त ट्रेवल करना पड़ेगा। तो दूरी ट्रेवल करने से क्या ऊर्जा का ह्रास होता है? ऊर्जा का ह्रास होता है। तो क्या सूर्यताप को प्रभावित करेंगे? करेंगे। अपसौर और उपसौर, यूपीएससी ऐसा स्टेटमेंट देगा तो कर लेंगे। दूसरा, क्या रोटेशन अपनी कक्षा के तल के साथ साथ जो हम रोटेशन कर रहे हैं, क्या हम अपने अक्ष पे झुके हुए हैं? क्या झुके होने के कारण तापमान प्रभावित होगा? होता है? होगा। कितना डिग्री झुके हुए? 23.5 डिग्री। तो सूर्य की किरणें पृथ्वी के किस अक्षांश तक सीधी पड़ सकती है? किस अक्षांश तक सीधी पड़ सकती है? जितना झुके उतना ही। तो कितना झुके? 23.5 डिग्री। और सूरज सामने है तो 23.5 डिग्री तक सीधे पड़ सकता है। अगर 40 डिग्री झुके होते तो 40 डिग्री तक सीधे पहुंचता, 90 डिग्री पे झुके होते तो 90 डिग्री सीधे पड़ता, है कि नहीं? तो सूर्य की किरणें मैक्सिमम किस अक्षांश तक सीधी पड़ सकती हैं? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री तक सीधी पड़ सकती है, उसके बाद तो तिरछी होंगी ना। क्यों? क्योंकि हम कितना झुके हुए? 23.5 डिग्री। आज हमारा पृथ्वी 40 डिग्री नीचे झुक जाए अपने अक्ष पे तो सूर्य की किरणें 40 डिग्री के अक्षांश तक सीधी पड़ेंगी ना। और अगर पृथ्वी सीधा हो जाए तो अपेक्षाकृत मान लीजिए 20 डिग्री हो जाए तो केवल 20 डिग्री तक सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी। सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो इसका मतलब है कि सूर्य की किरणें जहां सीधी पड़ेंगी, क्या वहां ज्यादा ऊर्जा एकत्रित होगा? और जहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी, थैंक यू भैया, जहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी वहां अपेक्षाकृत ऊर्जा की मात्रा कम होगी। सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। रीजन क्या है कि जब सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं तो ज्यादा क्षेत्रफल को गर्म करना पड़ता है, और जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो कम क्षेत्रफल को गर्म। तो उतनी ही ऊर्जा जब कम क्षेत्रफल को गर्म करेगी तो तापमान ज्यादा बढ़ जाएगा, और उतनी ही ऊर्जा जब बड़े क्षेत्रफल को गर्म करेगी तो तापमान कम बढ़ेगा। तो इसका मतलब है कि सूर्यताप के कॉन्सेप्ट में परिभ्रमण, रोटेशन, और रोटेशन पे जो हम 66.5 डिग्री झुके हुए हैं, क्या सूर्यताप को प्रभावित करता है? ज्यादा मात्रा या कम मात्रा, इसी बात पे निर्भर करेगा कि हम 23.5 डिग्री या विषुवत रेखा से कितनी दूर है। जितनी दूर होंगे उतना ही सूर्यताप की मात्रा कम होती चली जाएगी, और जितना पास होंगे उतना ही सूर्यताप की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। सिंपल है। अगर पृथ्वी अपने अक्षांश में अक्ष पे झुका नहीं होता, स्ट्रेट होता है ना, तो सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पे तो सीधी पड़ती, और जो एंगल 40 डिग्री पे इधर बनता, वो 40 डिग्री के अक्षांश पे जो एंगल बनता वही यहां बनता। दोनों जगह पे समान तापमान होता ना। लेकिन हम अपने अक्ष पे झुके हुए हैं तो ये हिस्सा सामने आ गया, सीधा पड़ेगा, और ये हिस्सा तिरछा। तो जब दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री पे ठंड पड़ेगा तो उत्तरी गोलार्ध के 40 डिग्री अक्षांश पे गर्मी पड़ेगा। तो ये वेरिएशन क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपने अक्षांश पे झुके हुए। अगर सीधे खड़े होते तो ऊपर और नीचे वाला फोटोकॉपी होता। जो स्थिति सूर्य की रोशनी की यहां होती वो यहां होती। यहां गर्मी पड़ता तो यहां गर्मी पड़ता, यहां जिस एंगल पे रोशनी पड़ता वहां इस एंगल पे। तो क्या सूर्यताप को प्रभावित करने में ये झुका होना महत्वपूर्ण पक्ष है? इसी झुके होने के कारण क्या सूर्यताप यहाँ पर 6 महीने के लिए प्राप्त होगा? कि पृथ्वी अपने अक्ष पे 24 घंटे में घूम जाती है, लेकिन 21 मार्च से 23 सितंबर में आने में इसको 6 महीना लग जाता है। तो 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच में सूर्य उत्तरायण होंगे तो यहाँ सूर्य की रोशनी पहुंचेगी, लेकिन यहाँ पहुंच पाएगी क्या? नहीं।
तो यहाँ पर 6 महीने का रात, यहाँ पर 6 महीने का दिन। क्या परिभ्रमण, रोटेशन और अपने अक्ष पे झुका होने के कारण है? क्लियर है? सीधे होते तो क्या 6 महीने का दिन और रात हो पाता क्या? उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पे समान स्थिति, जो यहाँ होता है स्थिति वो यहाँ होता, लेकिन जब यहाँ दिन होगा तो यहाँ रात होगा। क्यों? झुके हुए। और सूरज के सामने जो होगा वो यहाँ। 6 महीने के बाद हम यहाँ आ गए तो सूरज यहाँ है सेम लोकेशन पे, पृथ्वी यहाँ है, अब यहाँ सूर्य की रोशनी पड़ रही है, ये रह गया 6 महीने का रात 6 महीने का दिन। क्लियर है? तो इसका मतलब है कि ये जो स्थिति उत्पन्न हो रही है उसका कारण क्या है? अपने अक्ष पे झुका होना। अब जो नति कोण है, इंक्लिनेशन है, क्या नति कोण बनने से वायुमंडल में सूर्य की रोशनी को ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा? जैसे यह हम अपने अक्ष पे झुके हुए हैं, यहाँ सूरज है तो यहाँ और इसके बीच का डिस्टेंस कम होगा और इसके बीच का डिस्टेंस ज्यादा हो, तो ज्यादा डिस्टेंस होगा तो क्या ऊर्जा का ह्रास होगा? तो यहाँ पर क्या होगा? अपेक्षाकृत ठंडक होगी और यहाँ पर क्या होगा? अपेक्षाकृत गर्माहट। क्लियर है? तो दुनिया के कुछ हिस्सों में गर्माहट और दुनिया के कुछ हिस्सों में ठंडक क्या इंक्लिनेशन का कारण है या अपने अक्ष पे झुका होना एक कारण है? तो यहाँ पर टॉपिक यही है कि सूर्यताप को प्रभावित करने वाले कारण में क्या परिक्रमा एक कारण है? क्या परिभ्रमण, अपने अक्ष पे रोटेट करना और झुक करके रोटेट करना, क्या वो तापमान को प्रभावित करेगा या सूर्यताप की मात्रा को प्रभावित करेगा? क्या दिन की अवधि सूर्यताप को प्रभावित करेगी? 6 महीने का दिन तो सूर्यताप ज्यादा प्राप्त होगा, तो हम कह सकते हैं ग्रीष्म ऋतु। और दक्षिणी गोलार्ध में उसी समय जब 6 महीने का रात होगा तो हम क्या कहेंगे? शीत ऋतु। तो ऋतु परिवर्तन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वही पॉइंट होगा। कर्क रेखा पे जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो वहां पर शीत ऋतु होगा, और उस समय मकर रेखा पे तिरछी पड़ेंगी तो क्या होगा? शीत ऋतु। तो उत्तरी गोलार्ध में जब ग्रीष्म ऋतु होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? शीत ऋतु। इंडिया में जब गर्मी पड़ेगा तो ऑस्ट्रेलिया में सर्दी पड़ेगा। तो भारत में अभी गर्मी पड़ रहा है कि सर्दी पड़ रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया में, तो अभी कहाँ घूमने जाना चाहिए? ऑस्ट्रेलिया। ठंडा होगा थोड़ा, मतलब पॉइंट कहने का मतलब यह है कि दक्षिणी गोलार्ध का कोई भी लोकेशन चूज कर ले वो अपेक्षाकृत कहाँ होगा? शीत ऋतु की स्थिति होगी। दिन की लंबाई एक फैक्टर होगा। शीत ऋतु में हम क्या देखते हैं? दिन की अवधि छोटी हो जाती है, और ग्रीष्म ऋतु में सूर्योदय जल्दी हो जा रहा है, सूर्यास्त लेट हो रहा है। तो दिन की अवधि बढ़ेगी तो क्या सूर्यताप की मात्रा बढ़ जाएगी? ये पॉइंट है। वायुमंडल की पारदर्शिता, अगर वायुमंडल में बादल ज्यादा है, सपोज करते हैं, पारदर्शी का मतलब है कि वायुमंडल में मान लेते हैं कि धूल के कण ज्यादा है, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा ज्यादा है, तो क्या सतह तक सूर्यताप ज्यादा पहुंचेगा या कम पहुंचेगा? क्योंकि वायुमंडल में बादल के परावर्तित करने की क्षमता सर्वाधिक है, 26% तक रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, उसका एल्बिडो काफी है, परावर्तित करने की क्षमता ज्यादा है, तो 26% क्या करता है? वापस भेज देता है। इसीलिए विश्वत रेखा पे लगभग साल भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के बाद भी कभी भी मैक्सिमम टेम्परेचर विश्वत रेखा पे अनुभव नहीं किया जाता। रीजन, विश्वत रेखा के ऊपर लगातार बादल होते हैं जो 26% ऊर्जा को वापस भेज देते हैं। इसीलिए विश्वत रेखा की जगह दुनिया के जो मरुस्थली क्षेत्र हैं, जो कि कर्क और मकर रेखा पे अवस्थित हैं, जहां ऊपर बादल नहीं होते, इसलिए वर्षा नहीं होती, इसीलिए मरुस्थली क्षेत्र है, वहां सूर्य की अतिरिक्त 26% ऊर्जा जो विश्वत रेखा पे नहीं पहुंच पा रहा था क्योंकि बादल उसको भेज दे रहे थे, वो अतिरिक्त ऊर्जा कर्क रेखा पे पहुंच जाती है, क्योंकि यहाँ पर मरुस्थल है, आसमान साफ है। इसलिए दुनिया का मैक्सिमम टेम्परेचर विश्वत रेखा पे ना अनुभव करके कर्क या मकर रेखा पे अनुभव किया जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर वायुमंडल की पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंट है। धूल के कणों की मात्रा अगर वायुमंडल में बढ़ती है, धूल के कणों की मात्रा अगर वायुमंडल में बढ़ती है तो वायुमंडल गर्म होगा कि ठंडा होगा? आराम से सोचिए और बताइए। वायुमंडल में धूल के कणों की मात्रा अगर बढ़ती है, आप बताइए। जाने का नंबर तो बाद में आएगा, पहले तो आने का नंबर आएगा। ग्लोबल कूलिंग की तरफ बढ़ेंगे, है ना? इसलिए माना जाता है कि जब विश्व में कोई विस्फोटक ज्वालामुखी फूटता है तो विश्व ठंडक की तरफ भी बढ़ता है, ग्लोबल कूलिंग की स्थिति होती है। और दुनिया में कई बार ऐसा देखा गया है, जब कोई विस्फोटक ज्वालामुखी फैलता है और वायुमंडल में लार्ज अमाउंट में धूल के कण जाते हैं तो सूर्य की रोशनी को नीचे तक नहीं आने देते, और नीचे तक आने नहीं देते हैं तो पृथ्वी के सतह का तापमान अपेक्षाकृत अत्यंत तेज गति से कम हो जाता है, तो इसी को हम ग्लोबल कूलिंग का फेनोमेना कहते हैं। पृथ्वी के तापमान में परिवर्तन में एक कारण लार्ज संख्या में जलवायु ज्वालामुखी का विस्फोट भी माना जाता है।
और अगर यूपीएससी कहे कि ज्वालामुखी के विस्फोट से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है जिससे तापमान बढ़ता है, ये स्टेटमेंट ठीक होगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर धूल के कणों की मात्रा व्यापक मात्रा में अपेक्षाकृत ज्यादा होगा तो ऐसी स्थिति में क्या विश्व ग्लोबल कूलिंग की तरफ बढ़ेगा, तो स्टेटमेंट ठीक होगा। क्लियर है? कहने का ये मतलब है, उदाहरण के लिए जब कारकातुआ ज्वालामुखी 1883 में फूटा था तो साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया का तापमान अपेक्षाकृत कम हो गया था। रीजन, 1-1.5 महीने तक धूल के कणों का घनत्व इतना ज्यादा था कि सूर्य की रोशनी नीचे नहीं पहुंच पाई थी। तो ग्लोबल कूलिंग के भी फेनोमेना को जन्म देता है। ऐसा स्टेटमेंट होगा तो ठीक होगा। कहेगा कि सदैव ग्लोबल कूलिंग होगा तो स्टेटमेंट गलत होगा। अगर धूल के बहुत मोटी परतें लंबे समय तक स्थापित हो जाएंगी तो ग्लोबल कूलिंग की स्थिति हो सकती है। अगर ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा अपेक्षाकृत ज्यादा होगी तो हमको मालूम है कि ग्रीन हाउस गैस ज्यादा लंबे समय तक वायुमंडल में बने रहते हैं धूल के कणों की तुलना में। धूल के कण तो कुछ समय में सेटल डाउन हो जाते हैं, लेकिन जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो 50 साल, 60 साल, 100 साल तक वायुमंडल में बने रहते हैं। तो उनकी मात्रा अगर अपेक्षाकृत वायुमंडल में ज्यादा रिलीज होगी तो वायुमंडल का तापमान बढ़ेगा। क्लियर है? तो दोनों ही स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, ग्लोबल कूलिंग भी हो सकता है और तापमान भी बढ़ सकता है। डिपेंड करता है कि कैसा ज्वालामुखी है, विस्फोटक है या गैर विस्फोटक है। अगर विस्फोटक है तो ग्लोबल कूलिंग की भी पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि विस्फोटक का मतलब ये 3 चीजें सबसे ज्यादा निकलेंगी, मैग्मा और दूसरा धूल के कण, डस्ट पार्टिकल्स और चट्टान के टुकड़े। इन तीनों की मात्रा वायुमंडल में अपेक्षाकृत ज्यादा जाएगी और इसमें से धूल के कणों का अगर मोटा लेयर फैल गया तो वैसी स्थिति में ग्लोबल कूलिंग की संभावना है। क्या पृथ्वी पे पहले ऐसा हुआ है? तो हाँ, ऐसा हुआ है। ठीक है। सौर कलंक चक्र, सन स्पॉट साइकिल, है ना? क्या ये होगा? हमको मालूम है कि हमारा सूरज भी घूम रहा है और हमारा सूरज घूम रहा है तो सूरज के अंदर भी 2 पोल हैं और दोनों पोल घूम रहे हैं। तो चूंकि हम ऐसे घूम रहे हैं, मान लीजिए कि सूरज ऐसे घूम रहा है, तो घूमते 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 क्या एक स्थिति ऐसी आएगी जब उत्तर वाला दक्षिण के साथ जुड़ जाएगा और जुड़ जाएगा तो ब्लास्ट होगा, और ब्लास्ट होगा तो सूरज से पृथ्वी की तरफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चलता है जिसको हम सौर कलंक या सन स्पॉट कहते हैं। काला इसलिए नजर आता है क्योंकि अतिरिक्त मात्रा में ऊर्जा पृथ्वी की तरफ रिलीज कर देता है तो कुछ समय के लिए वो ठंडा हो जाता है, लेकिन ठंडा इसलिए हुआ क्योंकि हमको गर्म कर दिया, क्योंकि हमारी तरफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को भेजा गया है, इसलिए वहां डार्क नजर आता है। लेकिन पृथ्वी डार्क इसलिए क्योंकि वहां से अतिरिक्त ऊर्जा पृथ्वी की तरफ आई, और वो अतिरिक्त ऊर्जा जो पृथ्वी की तरफ आती है तो तापमान को बढ़ा सकती है ना, जो ऊपर सैटेलाइट्स हैं उनको डैमेज कर सकती है। तो एक सन स्पॉट का भी कॉन्सेप्ट हो गया। क्या ये प्रभावी है? तो बहुत प्रभावी नहीं है, क्योंकि वायुमंडल या पृथ्वी का चुंबक उसको प्रभावी रूप से रोक देता है। लेकिन हाँ, कुछ क्या परिवर्तन कर सकता है? तो हाँ, कर सकता है। ऊपरी वायुमंडल में क्षति पहुंचा सकता है? तो हाँ, पहुंचा सकता है। ठीक है। उसके बाद स्थलाकृति की भूमिका होगी। सूर्यताप की मात्रा को प्राप्त करने में क्या स्थलाकृति एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होगा? इसको ऐसे समझ ले, इसको इसको ऐसे समझ लीजिए, इसको ऐसे समझ लेते हैं। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, ठीक है? फिर आसान हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं। चाहे यहां लिखा होगा, चलिए ऐसे ही देख लेते हैं। आगे ऐसे दिया हुआ है, चलिए ये वाला देख लेते हैं, ये वाला डायग्राम देख लेते हैं। सूर्यताप को प्रभावित करना, तापमान को प्रभावित करना, दोनों लगभग एक ही तर्क है। पृथ्वी कैसे घूमता है? पश्चिम से पूरब। सहमत है? तो सूर्योदय पहले पहले कहां होता है, पश्चिम में कि पूरब में? पूरब में होगा ना। पृथ्वी कैसे घूम रहा है? पश्चिम से पूरब। और सूर्योदय, सूरज कहाँ है? यहां पर। तो कहां पर सबसे पहले? पूरब में, फिर पश्चिम में, फिर पश्चिम में सूर्योदय होगा। अब ये बताइए कि ये सन है, ये सूरज है और ये पृथ्वी है ना? पृथ्वी सूरज के चारों तरफ ऐसे घूम रहे हैं या ऐसे घूम रहे हैं? ऐसे घूम रहे हैं। ये वाली ऐसे नहीं कि ऐसे ऊपर से उत्तर दक्षिण, ऐसे नहीं घूम रहे। कैसे घूम रहे? ऐसे घूम रहे। क्लियर है? ऐसे घूम रहे हैं तो उसका मतलब हम जो पॉइंट बताना चाहते हैं, जो समझाना चाहते हैं, स्थलाकृति की भूमिका बताना चाहते हैं। इसका मतलब है भारत है, ये हमारा भारत है, और पृथ्वी कैसे घूम रहा है? मान लीजिए सूरज है तो कैसे घूम रहे हैं हम?
पश्चिम से पूरब घूम रहे हैं या पूरब से पश्चिम घूम रहे हैं? हम अपने अक्ष पे ऐसे घूम रहे हैं पश्चिम से पूरब, और ऐसा घूमता हुआ हम कैसे घूम रहे हैं? ऐसे घूम रहे हैं। ऐसे नहीं घूम रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं? ऐसे घूम रहे हैं। क्लियर है? अब मान लेते हैं कि ये सामने सूरज है और हम कैसे घूम रहे हैं? ऐसे घूम रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो सूरज है वो हिमालय पर्वत के दक्षिणी ढाल की तरफ सूर्य की रोशनी सीधी पड़ेगी या उत्तरी ढाल की तरफ? आराम से सोचिए और बताइए। हिमालय पर्वत के दो ढाल हैं, एक चीन की तरफ का ढाल है और एक भारत की तरफ का ढाल है। भारत की तरफ के ढाल को दक्षिणी ढाल कहेंगे हिमालय का, या उत्तरी ढाल कहेंगे? और चीन की तरफ कौन सा ढाल है? उत्तरी ढाल है। तो दो ढाल हो गए, उत्तरी और दक्षिण ढाल। अब सूर्य की रोशनी, सूर्य कैसे उदय होते हैं? पूरब से। ये पृथ्वी है, मतलब ये पृथ्वी किसके चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं? सूर्य के। तो इमेजिन करिए हमारा भारत है और यहाँ सामने सूरज है ना? सूरज ऐसे है और हम कैसे घूम रहे हैं? ऐसे घूम रहे हैं। तो इसका मतलब है कि सूर्य की रोशनी दक्षिण ढाल पे सीधी पड़ेगी या उत्तरी ढाल पे सीधी पड़ेगी? तो दक्षिण ढाल पे सीधी पड़ेगी, तो सूर्य तप ज्यादा कहाँ रिसीव होगा? दक्षिण ढाल पे, और उत्तरी ढाल पे कम रिसीव होगा। तो इसका मतलब है कि समान ऊंचाई पे 4000 मीटर 3000 मीटर की ऊंचाई पे दक्षिणी ढाल पे सूर्यताप ज्यादा प्राप्त हो रहा होगा और उत्तरी ढाल पे उसी समय सूर्यताप कम प्राप्त होगा। सहमत है इस बात से? क्लियर है? तो इसका मतलब है कि तिब्बत की तरफ 4000 मीटर की ऊंचाई पे तापमान कम होगा और भारत की तरफ जो हिमालय पर्वत होगा, जो दक्षिण ढाल जिधर होगा, उसका तापमान अपेक्षाकृत ज्यादा होगा। रीजन, सूर्यताप ज्यादा प्राप्त होगा। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब है एक पर्वत जो पूरब से पश्चिम दिशा की तरफ फैली हुई होती है, उसके दक्षिण ढाल पे सूर्यताप ज्यादा प्राप्त होता है, उत्तरी ढाल की तुलना में। ये स्टेटमेंट ठीक होगा? क्लियर है? ऐसा स्टेटमेंट होगा तो ठीक होगा। यही सवाल है, यही ये टॉपिक है। टॉपिक यही बात को कह रहा है। टॉपिक कह रहा है स्थलाकृति, ऊंचाई, सतह का अभिविन्यास, ढलान, और उसका पार्श्व किधर है, उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ। तो हम कह सकते हैं कि दक्षिण ढलान पे समान ऊंचाई पे उत्तरी ढाल की तुलना में तापमान अपेक्षाकृत ज्यादा होता है। ऐसा स्टेटमेंट ठीक होगा कि उल्टा वाला ठीक होगा कि उत्तरी ढाल पे समान ऊंचाई पे दक्षिण ढाल की तुलना में तापमान ज्यादा होता है? ऐसा स्टेटमेंट रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि सूर्यताप की मात्रा ज्यादा प्राप्त हो। पीछे वाला तो वृष्टि छाया क्षेत्र हो जाएगा ना, वहां छाया पड़ रहा होगा, है ना? सूर्य की रोशनी कम पहुंच पाएगी। जब सूरज ऊपर 12 बजे के आसपास होंगे तब कुछ रोशनी वहां पर पहुंच पाएगी, और बाकी समय पे तो वहां रोशनी बहुत कम पहुंच पाएगी। तो सूर्यताप की मात्रा प्रभावित हो रही कि ढाल कौन सा है, उत्तरी या दक्षिणी ढाल। बढ़े, कैसे पर्वतों में ज्यादा प्रभावी होता है? उत्तर दक्षिण वाले पर्वत या पूर्व पश्चिम वाले पर्वत? उत्तर दक्षिण वाले पर्वत या पूर्व पश्चिम वाले? तो आल्प्स पर्वत में प्रक्रिया बहुत प्रभावी होगी, हिमालय पर्वत में प्रक्रिया बहुत प्रभावी होगी, क्योंकि इनका विस्तार पूर्व पश्चिम की तरफ। तो सूर्यताप को प्रभावित करने वाले कारक हो गए। बेसिक बातें हैं ये, वही है परिक्रमा करना, परिभ्रमण करना, ये सब। वायुमंडल का तापन और शीतलन, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कई बार बेसिक किताबों में कि वायुमंडल ठंडा और गर्म कैसे होता है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसका बार बार जरूरत आने वाली क्लासेस में आपको पढ़ता है। अब ये बताइए, वायुमंडल गैसियस अवस्था है ना, वायुमंडल क्या है? गैस है। और गैस है तो ऐसी स्थिति में गैसों का घनत्व तो कम होगा। अब जैसे मान लीजिए कि हम ठोस एक वस्तु है, और अगर हम किसी बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं, दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं, तो तापमान का ट्रांसफर जल्दी से होता है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर का घनत्व ज्यादा है। इसलिए आप देखते होंगे कि ठंड के दिनों में जब किसी से आपने हाथ मिलाया तो एक का हाथ गर्म है और एक का हाथ ठंडा है, तो आप कहते हैं ना कि यार तुम्हारा हाथ बहुत गर्म है, या आप कहते हैं यार आपका हाथ बहुत ठंडा है, कहते हैं ना। और हाथ पकड़ लिया तो छोड़ ही नहीं रहे, है कि नहीं? हो सकता है आपका हाथ ठंडा हो, सामने जिसका आपने हाथ पकड़ा हो वो हाथ गर्म हो। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? हाथ मिलाए जा रहे हैं लेकिन हाथ छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। क्लियर है? तो क्या कांटेक्ट के कारण टेम्परेचर का ट्रांसफर होता है? सवाल ये है। ये कांटेक्ट के कारण टेम्परेचर का ट्रांसफर कब ज्यादा प्रभावी होगा? जब वायुमंडल का घनत्व तो ज्यादा होगा या वायुमंडल का घनत्व तो कम होगा? तो ऊपरी वायुमंडल का घनत्व तो ज्यादा होता है या कम होता है? तो ये प्रक्रिया निचले वायुमंडल में प्रभावी होगी या ऊपरी वायुमंडल में? इस क्रिया को चालन की क्रिया कहा जाता है। कंडक्शन, कंडक्ट, आपस में कांटेक्ट में है। तो क्या इस प्रक्रिया से ट्रांसफर हो सकता है एनर्जी का? हो सकता है। लेकिन क्या इसके लिए घनत्व तो होना चाहिए? होना चाहिए। तो अगर वायुमंडल में प्रक्रिया होती है तो ज्यादा प्रभावी कहां होगी? निचले वायुमंडल। इस क्रिया को हमने क्या नाम दे दिया? इस क्रिया को हमने नाम दे दिया चालन की क्रिया।
क्या चालन की क्रिया में एक दूसरे के कांटेक्ट में आना जरूरी है? क्लियर, ठीक है। एक पार्सल ऑफ एयर क्या दूसरे पार्सल ऑफ एयर के कांटेक्ट में आना जरूरी है। और जब तक दोनों का तापमान समान नहीं होगा तब तक चालन की क्रिया चलती रहेगी। और जैसे ही दोनों बॉडी का टेम्परेचर कंप्लीट हो जाएगा चालन की क्रिया रुक जाएगी, क्योंकि दोनों का तापमान समान हो गया। क्लियर हो गया? तो चालन के लिए क्या कांटेक्ट में आना जरूरी है? दूसरा है कि एनर्जी स्वयं चल करके पहुंच गया। जैसे सूरज है, सूरज से फोटोन चला, ऊर्जा का बंडल, सूरज नहीं चला, सूरज की ऊर्जा चली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और पृथ्वी की सतह तक पहुंची और पृथ्वी की सतह को गर्म की। क्या वो गर्म वस्तु पहुंची या गर्म वस्तु से कुछ ऊर्जा रिलीज हुई? उस गर्म वस्तु से ऊर्जा पहुंची और दूसरे सतह तक पहुंची। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं विकिरण की क्रिया। कि ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचना और उस पूरी प्रक्रिया में उस स्थान विशेष को गर्म कर देना। क्या विकिरण की प्रक्रिया से वायुमंडल गर्म होगा? क्या विकिरण की प्रक्रिया से गर्म होगा? अब विकिरण दो प्रकार का है। एक है जो सूरज से पृथ्वी की तरफ आ रहा है, जिसको हम लघु तरंगे कहते हैं, और दूसरा पृथ्वी से वापस ब्रह्मांड की तरफ जा रहा है, जिसको हम दीर्घ तरंगे कहते हैं। तो हमारा वायुमंडल किससे ज्यादा गर्म होता है, लघु तरंगों से या दीर्घ तरंगों से? दीर्घ तरंगों से। ध्यान रहेगा ये पॉइंट। क्या इस प्रक्रिया को हम विकिरण कह सकते हैं? सूरज से अगर हमारी तरफ आ रहा है तो सौर विकिरण, और पृथ्वी से ब्रह्मांड की तरफ जा रहा है तो पार्थिव विकिरण। तो हमारे वायुमंडल मुख्यतः किससे गर्म होता है? पार्थिव विकिरण से। ध्यान रहेगा। इसके माध्यम से जो पृथ्वी की सतह से वायुमंडल में जो ऊर्जा जा रही है उसको वायुमंडल के द्वारा ज्यादा अवशोषित किया जाता है, मतलब दीर्घ तरंगों को ज्यादा अवशोषित किया जाता है, जिसको हम पार्थिव तरंगे कहते हैं या पार्थिव विकिरण के नाम से जानते हैं। तो हमारा वायुमंडल क्या विकिरण की प्रक्रिया से गर्म या टेम्परेचर का ट्रांसफर करता है? करता है। क्या चालन की क्रिया से करता है? तो चालन की क्रिया से भी। क्या चालन की क्रिया के लिए दो बॉडीज का कांटेक्ट में आना जरूरी है? जरूरी है। तीसरा कौन सा है? अभिवहन का। अभिवहन में क्या हो रहा है? क्षैतिज मूवमेंट हो रहा है कि एक पार्सल ऑफ एयर है, गर्म हो सकता है, ठंडा हो सकता है, जो भी इसकी प्रकृति है। ये किसी स्थान विशेष में पहुंचा, मान लेते हैं कि गर्म हवा है, और किसी स्थान विशेष में पहुंचा जिसका तापमान अत्यंत कम है। तो क्या ये गर्म हवा उस स्थान विशेष के तापमान को बदल देगा या उसके तापमान को बढ़ाने का रोल प्ले करेगा? इसको हमने क्या कहा कि देखिए यहाँ पर सूरज चल करके नहीं आया, यहाँ पर सूरज की ऊर्जा चल करके आई। यहाँ पर जो गर्म हवा था वो स्वयं चल करके आया। क्लियर है? और क्षैतिज मूवमेंट, क्षैतिज रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचा। इसको हम क्या कहते हैं? अभिवहन की क्रिया। तो गर्म हवा किसी स्थान विशेष में पहुंचता है तो उसके तापमान को गर्म कर देता है, और अगर ठंडी हवा चली और किसी स्थान विशेष में पहुंची तो उसके तापमान को क्या कर देता है? ठंडा कर देता है। तो इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि वायुमंडल का तापन है ना, उसको प्रभावित करने में विकिरण की प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण है, उसको प्रभावित करने में चालन की क्रिया भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, और एक अभिवहन की क्रिया। अभिवहन का मतलब क्या है? क्षैतिज मूवमेंट। क्षैतिज रूप से एक पवन यहां से दूसरे स्थान पे चला, इस मूवमेंट को हम कहते हैं क्षैतिज। अगर मैं गर्म हूं और किसी स्थान पे पहुंचा और वो ठंडा है तो मैं उसको गर्म कर दूंगा। अगर मैं एक स्थान से चला और मेरा प्रकृति ठंडा है तो मैं जिस स्थान पे पहुंचूंगा उसके तापमान को कम कर दूंगा। तो तापमान को प्रभावित करेगा गर्म हवाएं और ठंडी हवाएं। कौन सी प्रक्रिया हो गई? अभिवहन की क्रिया। चौथा क्या है? संवहन की क्रिया। संवहन की क्रिया का मतलब क्या होता है? वर्टिकल मूवमेंट। तो वर्टिकल मूवमेंट का मतलब क्या हो गया कि ऊर्ध्वाधर तरीके से, कि कोई भी गर्म हवा गर्म होने के बाद ऊपर जाती है कि नीचे जाती है? ऊपर जाती है। तो क्या अपनी गर्माहट को ऊपर पहुंचाएगी, और ऊपर जाकर के ठंडा हो जाएगा तो क्या नीचे आएगा, और नीचे आएगा तो उसके तापमान को प्रभावित करने की कोशिश करेगा। तो ये जो वर्टिकल मूवमेंट है जिसके माध्यम से गर्म हवा ऊपर जा रहा है या ठंडा हवा नीचे जा रहा है, क्या उस क्षेत्र विशेष के तापमान को प्रभावित करेगा? करेगा। तो हम इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? हम इसको संवहन की क्रिया। क्षैतिज नहीं होगा, ऊर्ध्वाधर होगा, वर्टिकल मूवमेंट होगा। क्लियर है? क्षैतिज मूवमेंट कौन सा है? अभिवहन की क्रिया। क्लियर है? तो यहां पर संवहन के साथ साथ कौन सी प्रक्रिया हो गई? अभिवहन की। तो चार शब्द क्या हो गए? चालन की क्रिया, कंडक्शन, दूसरा विकिरण, तीसरा अभिवहन, और चौथा संवहन। वायुमंडल का गर्म होना और ठंडा होना इन्हीं चार प्रक्रियाओं से जुड़ा होगा। किसी भी इन चारों प्रक्रियाओं से कोई वायुमंडल या तो गर्म हो रहा होगा या तो ठंडा हो रहा होगा। और ऐसी स्थिति में कई बार यूपीएससी आपसे सवाल पूछेगा, ये जानना चाहेगा
कि इस स्थान विशेष में अगर ये स्थिति बन रही है तो अभिवहन की क्रिया हो रही है या संवहन की क्रिया हो रही है, या चालन की क्रिया है, या कहेगा कि अपेक्षाकृत विकिरण की क्रिया से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही। तो कुछ जानना चाहेगा? तो क्या वायुमंडल का तापमान में वेरिएशन क्या इन्हीं चारों में से किसी एक प्रक्रिया से होगा? इसके अलावा कोई पांचवा प्रक्रिया? कोई पांचवा नहीं? नहीं है तो आपको ध्यान रखना है कि वायुमंडल में टेम्परेचर को बढ़ाने या घटाने का काम इन्हीं चार में से किसी प्रक्रिया के द्वारा हो रहा होगा। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर ऊष्मा बजट का जो कॉन्सेप्ट है देखिए, इसमें ज्यादा लिखा नहीं, ठीक है, इसमें ज्यादा लिखा नहीं और बेसिक चीज था इसलिए मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया है। हर किताब में ये बात लिखी हुई है और बैलेंस किया गया है। क्लास में बैलेंस अच्छे से समझाए थे, है ना? तो उन जो लोग क्लास में नहीं थे या जो लोग क्लास नहीं किए थे, बेसिक किताब में ये बात लिखी है, इसको पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। करना कुछ नहीं है, डेबिट और क्रेडिट का मामला है कि क्रेडिट कितना हो रहा है और डेबिट कितना हो रहा है, दोनों को बैलेंस करना है। अगर 100 यूनिट ऊर्जा आ रही है तो 100 यूनिट ऊर्जा को बाहर जाना है, 100 यूनिट ऊर्जा आ रही है तो अवशोषित कौन कर रहा है और बाहर जा रहा है तो बाहर जाने में भूमिका किसकी किसकी है, यही सब करना है। कुल मिलाकर के उसको बैलेंस करना है। उस पूरी प्रक्रिया में एक बात जो निकल करके आती है ऊष्मा बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, वो ये है कि ऊष्मा बजट एक बात को बताता है कि कुछ पृथ्वी की सतह ऐसी होती है जो सूर्य की रोशनी को अवशोषित नहीं करती है, परावर्तित ज्यादा करती है। जैसे कि बादल है, लघु तरंगों को के लिए ट्रांसपेरेंट होता है, आने देता है या तो फिर वापस भेज देता है। तो ऐसे में बादल का क्या होगा, बादल का परावर्तित करने की क्षमता क्या होगी, ज्यादा है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे बर्फ है और बर्फ पे जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो सूर्य की रोशनी को 90% तक परावर्तित करने की क्षमता बर्फ रखता है। तो पृथ्वी सबसे ज्यादा एल्बिडो किसका है, बर्फ का। और बर्फ में भी कौन सा बर्फ, फ्रेश आइस, जो अभी हाल ही में बर्फबारी हुई है, क्योंकि उसमें धूल के कण या पॉल्यूटेंट की मात्रा कम होगी तो अवशोषण कम होगा और परावर्तित करने की क्षमता ज्यादा होगी। तो किसी भी सतह के परावर्तित करने की क्षमता को हम एल्बिडो कहेंगे। तो अगर किसी सतह का परिवर्तित करने की क्षमता ज्यादा है तो हम क्या कहेंगे, इसका एल्बिडो ज्यादा है। और अगर एल्बिडो ज्यादा है तो अवशोषण कम होगा और वापस ज्यादा भेजा जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, एल्बिडो। सिंपल है कॉन्सेप्ट। तो इस एल्बिडो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या एल्बिडो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एल्बिडो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो किसका सबसे ज्यादा एल्बिडो होता है, फ्रेश स्नो का। क्लियर है? यूपीएससी हो सकता है आपको कुछ दे, एल्बिडो का मतलब है परावर्तित करने की क्षमता। तो सूर्य की रोशनी को परावर्तित करने की क्षमता को हमने क्या कह दिया, एल्बिडो। फ्रेश आइस का ज्यादा होगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो धीरे धीरे देखें, थिन क्लाउड जो पतला क्लाउड है उसका एल्बिडो क्या है, 25 से 30%। और अगर देखा जाए थिक क्लाउड मतलब बहुत घना है, बहुत मोटा है, तो इसका 70 to 80% वापस भेज देता है। क्लियर है? तो ये दो हैं और उसके बीच में बाकी सारे हैं। ठीक है, तो यूपीएससी हो सकता है कि आपसे कुछ एल्बिडो के बारे में सवाल करे। ठीक है अब ये बताइए कि क्या आर्कटिक ओशियन और अंटार्कटिका में बर्फ है, और बर्फ है तो क्या उसका एल्बिडो ज्यादा होगा? और अगर किसी भी कारण से एल्बिडो कम हो गया, इसका मतलब है बर्फ पिघल गया, तो क्या आने वाले समय में आर्कटिक ज्यादा तेज गति से गर्म होगा? क्योंकि जो हिस्सा 80 से 90% वापस भेज रहा था, अगर वो बर्फ पिघल जाए तो समुद्र में उसका अवशोषण ज्यादा होगा, और अगर अवशोषण ज्यादा हो गया तो क्या आसपास का हिस्सा ज्यादा तेज गति से गर्म होगा? और तेज गति से गर्म होगा तो आर्कटिक के पिघलने की दर तेज हो जाएगी। आज के समय में, आज करंट के प्रॉब्लम के पॉइंट ऑफ व्यू से अटलांटिफिकेशन कहा जाता है। अटलांटिक का उत्तरी हिस्सा जिसमें आर्कटिक ओशियन है वो अत्यंत तेज गति से पिघल रहा है, और इसके पिघलने की दर बाकी अन्य ग्लेशियर, दुनिया के जो भी ग्लेशियर्स अलग अलग जगहों पे हैं उनकी तुलना में सर्वाधिक है। अगर सर्वाधिक है तो क्या आर्कटिक का एल्बिडो बहुत तेज गति से कम हो रहा है? और बहुत तेज गति से अगर आर्कटिक का एल्बिडो कम होगा तो इसका मतलब है आर्कटिक आने वाले समय में क्या बहुत तेज गति से गर्म होगा, है ना? क्योंकि जो परावर्तित कर रहा था आज अवशोषित कर रहा है। तो क्या आने वाले समय में आर्कटिक के बर्फ के पिघलने की दर कम होगी या और भी तीव्र होगी? और भी तीव्र। ऐसा स्टेटमेंट होगा तो ठीक होगा। क्लियर हो गया? तो एक एल्बिडो का कॉन्सेप्ट हो सकता है आपसे पूछे या आपसे जानना चाहे। तो यहाँ पर
यही कहेगा कि तापमान को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है। तो क्या तापमान को प्रभावित करने वाले कारक में अक्षांशीय स्थिति होगी? निम्न अक्षांशों पे क्या सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं? निम्न अक्षांशों पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। तिरछी पड़ती हैं, सीधी पड़ती है। और उच्च अक्षांशों पे तिरछी पड़ती है। तो जहां सीधी पड़ेंगी उसका तापमान ज्यादा तेज गति से बढ़ेगा, और जहां तिरछी पड़ेंगी वहां पर उसी ऊष्मा को ज्यादा क्षेत्रफल को कवर करना पड़ेगा, तो तापमान अपेक्षाकृत कम बढ़ेगा। तो क्या अक्षांशीय स्थिति तापमान को प्रभावित कर सकता है? निम्न अक्षांशों का तापमान अपेक्षाकृत ज्यादा होता है और उच्च अक्षांशों का तापमान अपेक्षाकृत कम होता है। क्यों? सूर्य की किरणों का तिरछापन अपेक्षाकृत ज्यादा होता है उच्च अक्षांशों की तरफ। ये हो गया। तो एक अक्षांशीय स्थिति, दूसरा ऊंचाई। दिल्ली और मसूरी दोनों का तापमान एक होता अगर दोनों एक ही लोकेशन पे होते। क्लियर है? लेकिन लगभग लगभग समान अक्षांश में है। हार्डली 150 से 200 किलोमीटर दूर है मसूरी यहाँ से, है ना। 4 से 5 घंटे में हम मसूरी पहुंच जाएंगे। तो 4 से 5 घंटे में मसूरी पहुंच जाएंगे तो क्या हो गया, मान लेते हैं कि 250 किलोमीटर दूर है। तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। तो हम कह सकते हैं 2 डिग्री ही तो उत्तर में होगा। तो 2 डिग्री में उत्तर होगा तो ज़्यादा फर्क तो पड़ेगा नहीं। लेकिन मसूरी का तापमान, मसूरी 1800 मीटर की ऊंचाई पे है और दिल्ली 250 से 300 मीटर की ऊंचाई पे है। तो दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया? 1500 मीटर। और हमको मालूम है कि 1 किलोमीटर या 1000 मीटर की दूरी पे ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस। तो अभी क्या तापमान है? अभी 30-20 होगा, 28-29 होगा। तो 30 होगा तो मसूरी का तापमान कम से कम 9 से 10 डिग्री सेल्सियस कम होगा, यानी कि 20-22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। शानदार होगा स्थिति। तो इसका मतलब है कि तापमान को प्रभावित करने में क्या ऊंचाई की भूमिका है? समुद्र से दूरी, पानी देर से गर्म देर से ठंडा होता है, जमीन जल्दी गर्म जल्दी ठंडा होता है। तो दिन के समय में तवा जल्दी गर्म होगा और दूध देर से गर्म होगा। मतलब तवा का मतलब हो गया महाद्वीप और दूध का मतलब हो गया महासागर। तो तवा जल्दी गर्म हो गया और पानी या दूध देर से गर्म हो। तो दिन के समय में महासागरों का तापमान कम होगा और महाद्वीपों का तापमान अपेक्षाकृत ज्यादा होगा। पानी देर से गर्म देर से ठंडा होता है और जमीन जल्दी गर्म जल्दी ठंडा होता है। रात के समय में क्या जमीन जल्दी ठंडा हो जाएगा और पानी देर से? तो रात के समय में वही जमीन ठंडा हो जाएगा और पानी अपेक्षाकृत गर्म रहेगा। और दिन के समय में स्थिति रिवर्स रहेगी कि पानी अपेक्षाकृत ठंडा रहेगा और जमीन अपेक्षाकृत गर्म रहेगी। तो क्या हम कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति होती है कि पानी की प्रकृति देर से गर्म और देर से ठंडा होने की, और जमीन की जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा। तो ये बताएं कि क्या दिन और रात के बीच का तापांतर जमीन का ज्यादा होगा? दूध देर से गर्म और देर से ठंडा होगा तो न्यून तापमान और उच्च तापमान के बीच का अंतर अपेक्षाकृत कम होगा, क्योंकि देर से गर्म हो रहा है और देर से ठंडा हो रहा है। तो इसका मतलब है ना बहुत ठंडा हो पाएगा और ना बहुत गर्म हो पाएगा। लेकिन जो जल्दी गर्म होगा वो तवे की तरह बहुत गर्म हो जाएगा, और दूसरा जब ठंडा हो जाएगा तो जल्दी से ठंडा भी हो जाएगा। तो तापांतर कहाँ पर ज्यादा होगा, महाद्वीपों पे या महासागरों पे? महाद्वीपों पे होगा। तो ऐसे में समुद्र से दूरी वाला पॉइंट कहें कि जैसे जैसे समुद्र से दूरी पड़ती चली जाएगी महासागरों का प्रभाव कम होता चला जाएगा। और महासागरों की प्रकृति क्या है? सम, न बहुत गर्म होना और न बहुत ठंडा होना। तो क्या वार्षिक तापांतर समुद्र के तट के पास कम होता है? वार्षिक तापांतर गर्मी और ठंडी के बीच का जो ताप का अंतर है वो महासागरों के निकट अपेक्षाकृत कम होगा, और महासागरों से दूरी बढ़ती चली जाए तो अपेक्षाकृत बढ़ता चला जाएगा। सहमत है इस बात से? तो इसका मतलब है अगर हम केरल को लें, केरल का तटीय इलाका लें, और उसी में अगर हम केरल से थोड़ा सा अंदर की तरफ बढ़े, तमिलनाडु की तरफ बढ़े या कर्नाटका के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़े या मध्य प्रदेश के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़े, तो हम क्या देखेंगे कि केरला में आप किसी भी महीने चले जाएं तापमान वही 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। गर्मी में भी जाएं तो वही स्थिति, ठंड में भी जाएं तो वही स्थिति। लेकिन महाद्वीपों के अंदरूनी हिस्से में जाएं तो ठंड के दिनों में अत्यंत ठंड हो जाएगा, हो सकता है 5 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर हो, 60 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर हो। और गर्मी के दिनों में महाद्वीपिता का प्रभाव, समुद्र का कोई प्रभाव नहीं होगा जो उसको बहुत गर्म होने से रोकता। तवा जल्दी गर्म हो जाएगा तो तापमान क्या पहुंच जाएगा? 40 डिग्री 45 डिग्री सेल्सियस। तो क्या तापांतर ज्यादा हो जाएगा? समुद्र से दूरी, समुद्र से निकटता के कारण तापमान में कमी, जबकि आंतरिक क्षेत्रों में अत्यधिक तापमान होता है या तापांतर अपेक्षाकृत ज्यादा होता है। तो क्या तापमान को प्रभावित करने में क्या समुद्र की भूमिका होगी? जी ठीक है। समुद्र के जो निकट है जैसे ब्रिटेन,
ब्रिटिश वहां पर तापांतरण, और ये आपका ये बोल रहा है यूरोप के जो बीच वाला क्षेत्र है उसमें जो तापांतरण देखा जाता है बहुत विपरीत अलग अलग देखा जाता है। क्या होता है समुद्र विपरीत के मतलब तुलना क्या? में समुद्र की तुलना में अत्यधिक तापमान यूरेशिया के बीच वाले क्षेत्र में अधिक होता है। यही तो बता रहे थे। तो ऐसा क्यों? नहीं, क्या समझा रहे थे? यही तो समझा रहे थे ना। नहीं नहीं सर, उसमें लिखा हुआ है ना समुद्र से निकटतम के कारण वहां पर तापमान तापमान रहता है वो कम होता है। नहीं नहीं जब नहीं, हाँ। तापांतर कम होता है। अच्छा। तापांतर समझते हैं ना, हम्म। मिनिमम वर्ग मैक्सिमम। ठीक है, क्लियर हो गया? वही तापांतर समझा रहे थे ना, गर्मी और ठंडी के बीच के तापमान का अंतर। तो जो सम जलवायु होगी, जो देर से गर्म होगा देर से ठंडा होगा, न ज्यादा गर्म होने देगा और न ज्यादा ठंडा होने देगा। तो केरला के तट पे जाएंगे किसी भी महीने, तो आपको वही टेम्परेचर 24 से लेकर के 30 के बीच में नजर आएगा, न बहुत गर्म और न बहुत ठंडा। लेकिन महाद्वीपों के अंदरूनी हिस्से में चले जाएंगे, जैसे आपने कहा यूरेशिया वाला है, तो अगर हम अंदरूनी हिस्से में जाएंगे, तो भारत के अंदरूनी हिस्से में जाएंगे, तो गर्मी के दिनों में तवा ज्यादा गर्म हो जाएगा। और तवा को ठंडा होना होता, तो अगर बगल में पानी होता तो कहता कि क्यों इतना उबल रहे हो, थोड़े ठंडे हो जाओ, वो प्रभाव कम रहेगा। क्यों? महासागर से दूर है, तो गर्मी के दिनों में बहुत गर्म हो गए। और महाद्वीपों का क्या प्रकृति होता है? जल्दी गर्म होना और जल्दी ठंडा होना। क्यों? क्योंकि सूर्य की रोशनी महाद्वीपों के निचले हिस्से में या क्रस्ट के निचले हिस्से में नहीं, केवल ऊपर वाले हिस्से को ही गर्म कर पाती, तो जल्दी से गर्म हो जाता है। और ऊपर वाला हिस्सा ही गर्म हुआ है, तो जैसे ही सूर्यास्त हुआ जल्दी से ठंडा हो जाता है। और पानी क्या है, 200 मीटर की गहराई, 400 मीटर तक सूर्य की रोशनी पहुंच पाएगी, तो पूरा का पूरा एक लेयर गर्म होगा। और गर्म होगा तो निचले वाला हिस्सा कैसे ठंडा होगा? चालन की क्रिया से। तो पहले कहेगा ऊपर वाले आप ठंडे हो जाए, तो अपनी गर्माहट को आपको देता हूं, आप उसको दे देना, आप उसको दे देना, फिर दे देना। ऐसा करने में समय लग जाएगा, समय लग जाएगा तो दूध देर से ठंडा होगा। तो जो तटीय इलाके होते हैं ना बहुत गर्म हो पाते हैं और ना बहुत ठंडे हो पाते हैं। लेकिन महाद्वीपीयता का प्रभाव महासागरों से दूर होने पे, महासागरों का प्रभाव कम हो जाता है, तो तवा जल्दी गर्म होगा और जल्दी ठंडा। तो वार्षिक तापांतर सर्वाधिक कहाँ पाया जाएगा? तटों के किनारे या महाद्वीपों के बीच में? क्लियर है? तापांतर, वार्षिक तापांतर सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? महाद्वीपों के अंदर। और सबसे बड़ा महाद्वीप अगर देखा जाए तो यूरेशिया है, दोनों को मिला करके। तो यूरेशिया का जो बीच वाला हिस्सा है, वहां वार्षिक तापांतर क्या होगा? सर्वाधिक हो जाएगा। ठंड के दिनों में अत्यंत ठंडा हो जाएगा और गर्मी के दिनों में अपेक्षाकृत गर्म हो जाएगा। तो तापमान को प्रभावित करने में क्या समुद्र की दूरी होगी? सागरीय लहरों की जगह क्या सागरीय धाराएं हो सकती हैं? और सागरीय धाराएं दो प्रकार की होती हैं, गर्म और ठंडा। तो जहां गर्म जल की धारा होगा उसका तापमान अपेक्षाकृत ज्यादा होगा, और जहां ठंडे जल की धारा होगा उसका तापमान अपेक्षाकृत कम होगा। तो अफ्रीका का पूर्वी तट और पश्चिमी तट, अफ्रीका के पूर्वी तट पे कौन सी धारा है? मतलब नाम बता दीजिए। बेंगवेला की धारा है। और अफ्रीका के उसी अक्षांश पे पश्चिमी तट पे कौन सी धारा है? सॉरी, बेंगवेला बोल रहे हैं, उल्टा बोल दिए। अफ्रीका के पूर्वी तट पे कौन सी धारा है? मोजम्बिक की करंट है, या मोजम्बिक का ही दक्षिण वाला हिस्सा है, क्या नाम है उसका? अगुलाज की धारा है। या मेडागास्कर के पूर्व में मेडागास्कर की धारा है ना। मतलब अफ्रीका के पूर्वी तट पे गर्म जल की धारा है, तो तापमान क्या होगा यहाँ पर? अपेक्षाकृत ज्यादा होगा। और अफ्रीका के पश्चिमी तट पे कौन सी धारा है? बेंगवेला की धारा है, तो वहां तापमान अपेक्षाकृत कम हो जाएगा। सेम स्थिति ब्राजील या साउथ अमेरिका की होगी। पूर्वी तट पे ब्राजील की गर्म जल की धारा है और पश्चिमी तट पे पेरू की धारा है। सेम स्थिति ऑस्ट्रेलिया की हो जाएगी। पूर्वी तट पे गर्म जल की धारा है, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में वेस्ट ऑस्ट्रेलियन। तो क्या महासागरीय धाराएं तापमान को प्रभावित करती हैं? क्लियर है? आगे महासागरीय धारा वाली क्लास में और विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे। महासागर वाला एक कॉन्सेप्ट है ना, तो देखेंगे। तो क्या तापमान को प्रभावित करने में महासागरीय धाराओं की भूमिका है? गर्म जल की धारा, ठंडे जल की धारा। इंग्लैंड 50 डिग्री के अक्षांश में है, लेकिन बहुत ज्यादा ठंडा हो पाता है क्या? नहीं। क्यों? वहां पर एक गर्म जल की धारा पहुंचती है जिसका नाम है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। क्लियर है? तो इसका मतलब है ठंडे इलाकों को गर्म करने की क्षमता रखता है गर्म पानी, या उसको अनुकूल बनाए रखता है, बेहतर बनाए रखता है। तो ठंडे स्थान में इंग्लैंड सर्वाधिक बेहतर जलवायु होगा कि ठंडा होने के बाद भी कोई भी महीना ऐसा नहीं होता है जिसका औसत तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाए। जनवरी से लेकर के दिसंबर के महीने में किसी भी महीने का औसत तापमान, किसी एक दिन का तापमान नहीं कर रहे हैं, किसी महीने का एवरेज टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं होता है। और इंग्लैंड से जैसे जैसे आप महाद्वीपों के अंदर बढ़े, जैसे अंदर बढ़े का मतलब है रशिया की तरफ बढ़े, तो आपको ठंड के दिन अत्यंत ठंडे मिलेंगे। लेकिन इंग्लैंड में ऐसा नहीं होता है। किसका कारण है? महासागरीय धाराओं का प्रभाव। तो तापमान को प्रभावित करने में क्या महासागरीय धाराओं की भूमिका है? तो इस तरीके से चर्चा करेंगे। आगे खूब सारा उदाहरण ले लेंगे जो भी है।
अलग अलग माध्यम से उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए एक सवाल आपके सामने रखें। नॉर्थ अमेरिका के 50 डिग्री के अक्षांश पे, नॉर्थ अमेरिका के 50 डिग्री के, या 50 नहीं चलिए 60 डिग्री के अक्षांश पे, 60 डिग्री के अक्षांश पे नॉर्थ अमेरिका के पूर्वी तट ज्यादा ठंडा होगा या पश्चिमी तट ज्यादा ठंडा होगा? 60 डिग्री के अक्षांश पे पूर्वी तट ज्यादा होगा या पश्चिमी तट? पूर्वी तट पे लेब्राडोर की धारा है और पश्चिमी तट पे नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट है, तो कौन सा ज्यादा ठंडा होगा? घर जाकर के देखिएगा। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए भी सवाल है, ठीक है? अच्छा ये बताइए, लेब्राडोर की धारा ठंडी धारा है कि गर्म जल की धारा? और नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट, तो कौन सा ज्यादा ठंडा होगा? 60 डिग्री पूर्वी वाला। ऐसा यूपीएससी सवाल पड़ेगा ना, पूछेगा ना आपसे, तो क्या कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है? गर्म और ठंडे जल की धारा ध्यान में रखना है। उल्टा बोल रहे हैं, मतलब यूपीएससी वहां पर कोई एक्सक्यूज नहीं देगा। आता है नहीं आता है आप सवाल करेंगे, तो आते हुए भी गलती कर सकते हैं, कुछ नहीं करिए, रिवीजन करिए, सिंपल सा तो है। गर्म जल की धारा, ठंडे जल की धारा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो दुनिया भर में महासागरीय धाराओं को देख लीजिए, कहाँ गर्म पानी है कहाँ ठंडा पानी है। जहाँ गर्म पानी होगा वो गर्म कर देगा, जहाँ ठंडा होगा वो ठंडा कर देगा। सिंपल बेसिक। मतलब ये तो बात हो गई, लेकिन एग्जामिनर आपसे सवाल दे करके करेगा ना, सवाल दे करके आपसे जानना चाहेगा। चलिए एक बार दोबारा से सवाल देते हैं आपसे। 60 डिग्री के अक्षांश पे, 60 डिग्री के अक्षांश पे अफ्रीका का पूर्वी एशिया का पूर्वी तट ज्यादा ठंडा होगा या यूरोप का पश्चिमी तट ज्यादा ठंडा होगा? 60 डिग्री के अक्षांश पे एशिया का पूर्वी तट ज्यादा ठंडा होगा या यूरोप का पश्चिमी तट ज्यादा ठंडा होगा? एशिया का पूर्वी तट। क्यों? कौन सी धारा है? ओयोशियो की धारा, ठंडे जल की धारा है। और वहां पर क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ऐसा सवाल रखा जाएगा आपके सामने, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है? इस तरीके से कुछ अंतर या इसके बारे में, तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, उसमें एक महत्वपूर्ण कौन सा है? महासागरीय धाराएं। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए एक दो पॉइंट के साथ बात को रखते हैं। कम से कम ये वाला टॉपिक तो कर लेते हैं ना, तापमान को प्रभावित करने वाले कारक। सुबह से तीसरी क्लास है, 9 से 12, 1 से 4 और अभी 5 से 8। तो आप सोच के देखिए मेरे पैरों का क्या हाल होगा। इतना नहीं, सीधे दया का भाव आ गया नहीं, बेचारे सर, है ना? इतना भी बेचारा नहीं हूं, ठीक है? बट द थिंग इज, कहने का ये मतलब है कि जब मैं 9 घंटे पढ़ा सकता हूँ, यार आप 9 घंटे क्या, कम से कम 12-15 घंटे पढ़ना चाहिए आपको, है कि नहीं? आप सबके लिए सोचिए कि लगातार सुबह से शाम तक कैसे भी सिलेबस कंप्लीट कराना है, अच्छे से कराना है, कुछ नहीं छोड़ना है, तो उसके लिए काम कर रहे हैं हम। और आपसे अपेक्षा क्या हो रही है कि घर जाकर के यार क्लास इंक्लूड करके 12-15 घंटे पढ़ लीजिए। कितना पढ़ना है? अप्रैल का महीना, मई का महीना, 2 महीने मेहनत करना है, खूब मेहनत कर लीजिए, प्रारंभिक परीक्षा अच्छा हो जाएगा। क्या है इसमें, है कि नहीं? थोड़ा मन को शांत करिए, एकाग्र करिए। होली तो खेल ही लिया ना जितना खेलना था, तो अब थोड़ा सा फोकस करके पढ़ लीजिए। सब कह रहे थे कि 2 ही क्लास करिए सर, ज्यादा हो जाएगा, लेकिन अभी 2 दिन की छुट्टी हो गई थी ना, तो अपेक्षाकृत थोड़ा मतलब आपका काफी कुछ इकोनॉमिक्स भी हो जाए, टाइम पे सब चीज हो जाए, तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा मतलब क्लासेस हो जाए। तो यहाँ पर तापमान को प्रभावित करने वाले कारक में एक जो है वो क्या है? वायु मास या एयर मास का कॉन्सेप्ट। एयर मास का मतलब हो गया, अगर हम अगर इसको कहने की कोशिश करें तो एयर मास को हम क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं एयर मास को? वायु राशि। कराए थे विस्तार से। वायु राशियां की उत्पत्ति 2 ही जगहों से होती है, ये भी बताए थे। हाई प्रेशर से कि लो प्रेशर से? उच्च दाब के क्षेत्रों से होता है। वायु राशियों की उत्पत्ति सदैव सदैव और सदैव कहां से होगी? उच्च दाब के क्षेत्रों से होगी। उसके पीछे का तर्क आपको बताए थे। अब उच्च दाब का क्षेत्र दुनिया में 2 ही जगह पे बनता है, मतलब अगर देखा जाए वैश्विक वितरण के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक कर्क रेखा, अगर हम एक उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो कर्क रेखा पे या कर्क रेखा के आसपास का 23 से 30 डिग्री का अक्षांश, और दूसरा ध्रुवीय क्षेत्र, है ना? ध्रुवीय क्षेत्र का मतलब है लगभग 70, 80, 90 डिग्री का अक्षांश का क्षेत्र। इन 2 जगहों पे उच्च दाब बनता है और यहाँ पर हवाएं ऊपर से नीचे बैठती हैं, और नीचे बैठते हैं तो जिस स्थान विशेष पे नीचे बैठते हैं उनकी क्वालिटी एक जैसी हो जाएगी, है ना? अगर कर्क रेखा पे हैं तो गर्म वायु राशि होगी, और अगर 90 डिग्री पे वायु नीचे बैठी है तो ठंडी वायु राशि होगी। तो वायु राशि 2 प्रकार की हो गई, गर्म और ठंडी।
गर्म वाली कहाँ होगी? कर्क रेखा पे। और ठंडी वाली कहाँ होगी? तेज रेखा। तो वायु राशियां दो प्रकार की हो गई। अब इस गर्म और ठंडी वायु राशियों के बीच में भी अगर देखा जाए तो गर्म वायु राशि दो प्रकार की होगी और ठंडी वायु राशि भी दो ही प्रकार की होगी। एक समुद्र पे बने तो उसको क्या कहेंगे? महासागरीय वायु राशि या महासागरीय उष्ण वायु राशि। अगर कर्क रेखा पे बने और अगर महाद्वीपों पे बने तो हम कहेंगे महाद्वीपीय शुष्क वायु राशि। महाद्वीपों पे जो हवा बैठेगा उसमें आर्द्रता ज्यादा होगी? नहीं होगी। क्यों? है ना, कहां ज्यादा होगी? तो मॉइस्ट, आर्द्र। और ये क्या बन जाएगा? तो जो कर्क रेखा है उस पे जो वायु राशि होगी वो गर्म होगी, गर्म शुष्क वायु राशि। कहां पर? महाद्वीपीय गर्म शुष्क वायु राशि। और महासागरों पे यही बन जाएगा सेम 23 से 30 डिग्री पर महासागरीय गर्म आर्द्र वायु राशि। सहमत है? इसी चीज को ऊपर उठा दें, जब हम ध्रुवीय क्षेत्रों में जाएंगे तो ध्रुवीय क्षेत्रों में महाद्वीपीय कौन सा? ठंडा वाला या गर्म बनेगा? 80 से 90 डिग्री के अक्षांश में तो ठंडा ही होगा, तो महाद्वीपीय शीत वायु राशि। और महाद्वीपों पे ड्राइनेस ज्यादा होगा तो ड्राई हो जाएगा, और महासागरों में उसी का नाम क्या पड़ जाएगा? महासागरीय ध्रुवीय आर्द्र वायु राशि। इसकी तुलना में तो ज्यादा आर्द्र हो जाएगा। तो ये हो गया। अब ये बताइए कि अगर ये जो समुद्र वाला गर्म वायु राशि है वो यहां आ जाए या इस उच्च अक्षांश में पहुंच जाए तो क्या इसके तापमान को बढ़ा देगा? तो क्या तापमान को प्रभावित करने में वायु राशियों की भूमिका है? अब अगर ये ठंडा वायु राशि यहां स्थापित हो जाए तो बेचारा अननेसेसरी में गर्मी की जगह ठंडी को झेलेगा कि नहीं? ठंडक पहुंच जाएगी कि नहीं ध्रुवीय क्षेत्रों का? तो ध्रुवीय वायु राशि अगर कहीं पर पहुंच जाता है तो उसके तापमान को कम कर देगा, और कहीं पर उष्ण वायु राशि पहुंच जाता है तो उसके तापमान को बढ़ा देगा। अब वहां वर्षा होगी या नहीं होगी ये इस बात पर निर्भर करेगा कि उसमें आर्द्रता है या नहीं। अगर आर्द्रता हुआ तो वर्षा कर देगा, अगर आर्द्रता नहीं हो गया तो शुष्कता क्रिएट कर देगा। लेकिन क्या तापमान को वायु राशियां प्रभावित करेंगी? तो वायु राशियां तापमान को प्रभावित करती हैं। इसीलिए दुनिया भर में जो भी गर्म या ठंडी वायु राशि है जिस स्थान विशेष में पहुंचता है उसके तापमान को प्रभावित करता है। क्लियर है? आगे और चर्चा करेंगे इसके ऊपर, है ना। स्थानीय पवनों के संदर्भ में देखेंगे और चर्चा करेंगे। क्या ढाल जो है वो तापमान को प्रभावित करेगा? हिमालय वाले के संदर्भ में दक्षिण ढाल का तापमान उत्तरी ढाल की तुलना में समान ऊंचाई पे, फिर से सुन लीजिए स्टेटमेंट, हिमालय के क्षेत्र में दक्षिणी ढाल का तापमान समान ऊंचाई पे उत्तरी ढाल की तुलना में ज्यादा होगा या कम होगा? ऐसा सवाल यूपीएससी करेगा। कर लेंगे? क्या तापमान को प्रभावित करने में एल्बिडो की भूमिका होगी? जिस सरफेस का एल्बिडो ज्यादा होगा उसका तापमान ज्यादा होगा, कम होगा? जिसका एल्बिडो कम होगा उसका तापमान ज्यादा होगा, और शोषण ज्यादा होगा तो तापमान भी ज्यादा होगा। सहमत है? तो इसको एल्बिडो का कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो एल्बिडो भी तापमान को प्रभावित करता है। क्या पृथ्वी का एल्बिडो बदल रहा है? बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है। रीजन, भारत दुनिया के एक बड़े हिस्से से बर्फ तेज गति से पिघल रहा है, और सबसे ज्यादा एल्बिडो किसका होता है? बर्फ का। तो ऐसी स्थिति में क्या आने वाले समय में वैश्विक तापमान तेज गति से बढ़ेगा? तो क्या दुनिया के बर्फ को बचाए रखना जरूरी है? इसीलिए दुनिया भर के साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर तेज गति से ग्लेशियर्स पिघले तो पृथ्वी का तापमान आने वाले समय में और तेज गति से गर्म होगा, क्योंकि पृथ्वी का एल्बिडो कम हो जाएगा। आप CO2 कम करें या ना करें, पृथ्वी का तापमान तेज गति से बढ़ेगा। इसलिए आर्कटिक और अंटार्कटिका या थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड, जिसको हिमालय और उसके आसपास के पर्वत श्रेणियां कहा जाता है, इनके बर्फ को बचाए रखना जरूरी है। अगर हमने नहीं बचाया तो CO2 भले बढ़े या ना बढ़े, लेकिन पृथ्वी का तापमान फिर भी बढ़ेगा, क्योंकि पृथ्वी के एल्बिडो कम हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इतना ही रहने देते हैं। कल की क्लास में इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं उसको कंटिन्यू करते हैं, और कल के टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक टॉपिक है तापमान का व्युत्क्रमण, टेम्परेचर इन्वर्जन का। तो कल के कॉन्सेप्ट में या कल की क्लास में विस्तार से देखते हैं। ऑल द बेस्ट।